हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस थे ए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। दरअसल हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड की साझेदारी में जारी की गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2022 में 3% से घटकर 2023 में 1.9% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और ऊर्जा संकट ने 2022 में कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विश्व अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दी है। भारत की विकास दर 5.8% पर मजबूत रहने की उम्मीद है, हालांकि ये 2022 में अनुमानित 6.4% से थोड़ा कम है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में ग्रेटर टिपरालैंड शब्द सुर्खियों में था। ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम या फिर नागालैंड? तो सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में विधानसभा चुनावों के बीच ग्रेटर टिपरालैंड की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, इसलिए विकल्प भी सही है। चुनावों में टिपरा मोथा पार्टी ने त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों के लिए एक जातीय मातृभूमि का वादा करके मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये नई जनजातीय मातृभूमि मुख्य रूप से उस क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के लिए होगी जो विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल से विस्थापित बंगालियों के कारण संख्या में अल्पसंख्यक हो गए हैं। ग्रेटर टिपरालैंड आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा में मदद करेगा। इस राजनीतिक दल ने आदिवासियों के लिए भूमि सुधार का भी वादा किया है। दरअसल ये दल चाहता है कि उसकी मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत पूरी की जाए, जो नए राज्य के गठन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, सिंधु जल संधि संक्षिप्त में IWT पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? सही जवाब है ऑप्शन ए 1960 में। हाल ही में भारत ने 6 दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि एक समझौता है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि सिंधु बेसिन की 6 नदियां तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती हैं। इस संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियां यानी झेलम, चिनाब और सिंधु पाकिस्तान को आवंटित की गई, जबकि भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलज पर नियंत्रण दिया गया था। हालांकि भारत खपत के उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग कर सकता था, लेकिन भंडारण प्रणालियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस संधि में कहा गया है कि कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर कोई भंडारण और सिंचाई प्रणाली नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है? जापान, फ्रांस, चीन या फिर कनाडा? सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। हाल ही में कनाडाई PM ने घोषणा की है कि कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यावसायीकरण करने जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस कंप्यूटर में जटिल डेटा समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी। इस कंप्यूटर का उपयोग वित्त, परिवहन, पर्यावरण मॉडलिंग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण की ये परियोजना सरकार के स्ट्रैटेजिक इनोवेशन फंड के माध्यम से समर्थित है। $177.8 मिलियन की इस परियोजना से हाईटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्रों में 530 नए अत्यधिक कुशल पदों के सृजन की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, कोच्चि, नई दिल्ली या फिर विशाखापत्तनम? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है। इसकी परिकल्पना पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य लागत एवं समय को कम करके दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रगति को प्रोत्साहन देना है। साथ ही व्यापार को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को परस्पर जोड़ना है। ये पोर्टल देश भर में फैले लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की सभी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए सिंगल विंडो होगा। ये जलमार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग में परिवहन के सभी साधनों को कवर करेगा और एक ई मार्केट प्लेस के साथ एंड टू एंड लॉजिस्टिक सेवा कवरेज प्रदान करेगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन M1 अब्राम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, कतर का चंद्र उपग्रह, बी, संयुक्त अरब अमीरात में फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, सी, ईरान की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धक टैंक। सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धक टैंक। दरअसल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी यूक्रेन को अपने टैंक देने पर सहमत हुए। अमेरिका 31 M1 अब्राम टैंकों की आपूर्ति करेगा, जबकि जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेजेगा। आपको बता दें कि M1 अब्राम अमेरिका का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 1980 में अमेरिकी सेना को मिला था, इसलिए विकल्प डी सही है। लगभग 67 टन वजनी इस टैंक में चालक सहित 4 कर्मियों का एक दल बैठ सकता है। इसकी अधिकतम गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका शक्तिशाली जेट इंजन इसे किसी भी इलाके में ले जा सकता है, चाहे वहां भारी बर्फ हो या भारी कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने संशोधित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में एक ही दिन यानी हर महीने की 27 तारीख को पहुंचना है। साथ ही संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम को EPFO मुख्यालय से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, ये 1971 में भारत का 18वां राज्य बना। ये हर साल 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। रेणुका आर्द्र भूमि इसी राज्य में स्थित है। उपर्युक्त अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, असम से, या फिर मेघालय से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। ये 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ भाग सी राज्य बन गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। यहाँ चंद्रताल आर्द्र भूमि, पौंग बांध और रेणुका झील आर्द्र भूमि पाई जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल, लेक चार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये खारे पानी की एक झील है। 2, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण चार्ड झील सिकुड़ रही है, जिससे इस क्षेत्र में संघर्ष और पलायन बढ़ रहा है। लेक चार्ड या चार्ड झील मीठे पानी की एक झील है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये अफ्रीका के 4 देशों यानी चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। ये झील 30 मिलियन से अधिक लोगों के लिए पेयजल, सिंचाई, मछली पकड़ने, पशुधन और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन कर रही है। इस झील को घेरने वाले 4 देशों की संयुक्त आबादी 246 मिलियन है। तो इस तरह सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, या फिर चंद्रशेखर आजाद? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। बीते दिनों देश भर में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय एक लेखक, राजनीतिज्ञ और एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें लोकप्रिय रूप से पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहा जाता है, इसलिए विकल्प सही है। वह लाल बाल पाल तिकड़ी के 3 सदस्यों में से एक थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और फिर उनका निधन हो गया। चलिए अगला सवाल, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। और कथन 2, दक्षिण अफ्रीका को 2010 में पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होगा, इसलिए कथन एक सही है। BRICS यानी ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक समूह है। इसमें विश्व की 41% आबादी शामिल है, जिसकी वैश्विक GDP में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक की हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि BRIC यानी ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों के नेता पहली बार जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक समूह का नाम बदलकर BRICS ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया। इसलिए कथन 2 भी सही है, तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। ये एक राष्ट्रीय उद्यान और एक टाइगर रिजर्व है जो ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ये उद्यान बाघ, हाथी और पहाड़ी मैना के लिए जाना जाता है। ये ओडिशा राज्य में सबसे अधिक बाघों की आबादी रखता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर संरक्षित क्षेत्र की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है ए सतकोसिया, बी सिमलीपाल, सी भितरकनिका या फिर डी हथगढ़। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।